बिलाल साहब, वो तो कुछ ऐसी कॉपियां थी जो बेसिकली असल थी, जो चुराई गई थी, वो नकल तो नहीं थी। नहीं, उसके अलावा जी। ये कुछ जाली पेपर भी बना के अंदर दरामद करने की कोशिश की गई थी। ठीक है। ये भी खबरें आई थी, लेकिन बहुत थोड़ी सी जगहों पे था, इसका कुछ ज्यादा कामयाबी से नहीं हुआ। लेकिन ये क्या इसका रैशनल है, इलेक्शन कमीशन बता सकता है। शायद वो कोई कॉन्स्पिरेसी उनकी नजरों में आई हो कि जी। कुछ लोग ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं कह सकता, लेकिन असल में मसला एक है। देखें, ये सारी चीजें जो है बेकार हो सकती हैं अगर कोई ताकतवर उनसर सेंट्रलाइज्ड इलेक्शन रिगिंग के लिए तहिया कर रहे और फैसला कर ले कि उन्होंने इलेक्शन को मैनिपुलेट करना है, तो फिर ये सारी चीजें बेकार हो जाएंगी। इसलिए मैं ईवीएम के भी हक में इसलिए नहीं रहा कि ईवीएम को भी मैनिपुलेट कर सकती हैं वो ताकतें, बल्कि ज्यादा एफिशिएंटली कर सकती हैं। एक एक पोलिंग स्टेशन पे बजाय इसके करने के सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे अगर ईवीएम को मैनिपुलेट कर लिया जाए तो नताइज को अपने हक में किया जा सकता है। तो वो अगर आपने ठीक याद दिलाया कि रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम का जो कोलैप्स होना है, उसके बारे में भी आम ख्याल ये है कि ये उसी का एक हिस्सा था। तो जी। ये अगर वो मैनिपुलेशन करने वाली ताकतें बरूए कार आती रहेंगी, तो फिर ये मेरे ख्याल में वाटर मार्क वाला बैलेट पेपर भी किसी काम नहीं आएगा। अहमद बिलाल महबूब साहब, क्या दुनिया में कहीं और इतने कवानीन, इतने ज़ाब्ते, इतने कवायद मौजूद हैं इलेक्शन के हवाले से जितने हमारे हैं? क्योंकि मैं कुछ लोगों से मिला था एक वक्त में, तो मुझे उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान के अलावा बाकी जगह इलेक्शन का प्रोसेस और कवानीन काफ़ी सादा है। बिल्कुल ठीक है, ये बात काफी हद तक सही है। एक मिसाल ही आप देख लीजिए ना कि आप दुनिया का गालिबन हम वाहिद मुल्क हैं जहाँ केयर टेकर गवर्नमेंट बनती है। जी। हालांकि केयर टेकर गवर्नमेंट दुनिया में वही गवर्नमेंट होती है जो होती है इलेक्टेड, उसी को केयर टेकर गवर्नमेंट बन जाती है इलेक्शन के टाइम पे। उसके इख्तियारात महदूद हो जाते हैं। लेकिन हमने एक बड़ा इलेबोरेट प्रोसेस, 3 स्टेप प्रोसेस है हमारा जो केयर टेकर गवर्नमेंट का। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दुनिया के मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम में से एक है। और उसकी वजह यह है कि हम ये समझते हैं कि हमारी खराबी की वजह ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये बैलेट पेपर वगैरह। लेकिन वो जो असल मसला है, वो जब तक मौजूद रहता है ना, वो शेर है ना, हो चुकी गालिब बलाएं सब तमाम, एक मर्गे नागहानी और है। तो ये एक मर्गे नागहानी जब तक ये रहेगी, जी। जब तक ये छोटे छोटे मसले, ये बिल्कुल शाखों के ऊपर पानी डालने वाली बात है। ठीक जड़ों है। के अंदर जब तक पानी नहीं जाएगा, दरख्त हरा भरा नहीं होगा। अच्छा अहमद बिलाल महबूब साहब, ज़रा ये भी बताइएगा कि इस वक्त दो असम्बलियाँ तोड़ने का मामला दरपेश है कि इम्कानी तौर पर ये दोनों असम्बलियाँ टूट सकती हैं। दोनों असम्बलियाँ टूट जाने के बाद तकरीबन 70% से कुछ ज़्यादा लोगों को पाकिस्तान में दस्तूर के ताबे होने वाले इलेक्शन में वोट डालना पड़ेगा। तो क्या हमारा इलेक्शन कमीशन इतने कम स्पैन में कि एक दफ़ा अभी वोट डलवाए और उसके बाद फिर 2-4 महीने बाद आम इंतखाबात के वोट डलवाए, तो क्या हमारे इलेक्शन कमीशन की कैपेसिटी है? इलेक्शन कमीशन की कैपेसिटी होनी चाहिए जी, है। और लेकिन हम उस इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करें जिसने लिख के सदर को भेजा था जब असम्बलियां टूटी थी। वो कबूल हुई या ना हुई, लेकिन उन्होंने लिख के भेज दिया था कि हम तैयार नहीं है। तो वो तो गैर मामूली हालात थे, क्योंकि उस वक्त सेंसस के नतीजे में जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस था वो मुकम्मल नहीं हुआ था, क्योंकि नई सेंसस का ऐलान कर दिया था गवर्नमेंट ने। अब पुरानी सेंसस के ऊपर डिलिमिटेशन हुई नहीं थी, नई सेंसस का हुकूमत ने ऐलान कर दिया था। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ने डिलिमिटेशन को मौखर कर दिया था कि अच्छा साहब ये नई सेंसस हो जाए। तो उस वक्त ये सूरत हाल दरपेश थी। इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल तैयार होना चाहिए और मेरा ख्याल है कि वो कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर आपको पता है 15 से 20 बिलियन रुपयों का इजाफी खर्च आएगा। अच्छा। 2 दफा इलेक्शन कराने से, एक दफा इलेक्शन करने से काफी इकोनॉमी ऑफ स्केल हो जाती है आपके। एक ही दफा अमला लगता है, एक ही दफा लॉ एंड ऑर्डर का इंतजाम हो जाते हैं, एक ही दफा तरसील हो जाती है चीजों की। तो वो बहुत आसान हो जाता है, चीजें इकोनोमाइज हो जाती हैं। इसीलिए हमने, आपको मालूम है, पहले 2-3 दिन के वक्फे से इलेक्शन होते थे, अब वो भी जी। खत्म करके हमने एक दिन कर दिया था, बिल्कुल। इसी वजह से। लेकिन अगर आप ये सेवरल मंथ्स अपार्ट होंगे ये 2 इलेक्शन, तो उसके नतीजे में काफी बड़ा खर्च आएगा। और इस तरह की जो चीजें हैं वो शायद हमारे अगर हम वैसे डिफॉल्ट शायद ना कर रहे हों,
तो इस तरह की चीजें हमें शायद डिफॉल्ट के करीब ले जाएंगी। लेकिन एक बात कही जा रही है बिलखुसूस हुकूमत की तरफ से कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 सूबों में इलेक्शन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाकी एक सूबाई असम्बली भी, एक कौमी असम्बली और 2 सूबाई असम्बलियां कायम रहेंगी। लेकिन 70% से ज्यादा आबादी का एक दस्तूर के तहत होने वाले इलेक्शन में से गुजर जाने से आपको लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए, वो किस सेंस में कह रहे हैं फर्क नहीं पड़ता वो मुझे नहीं मालूम, नहीं, वो लेकिन तो कहते हैं कि बाकी हुकूमतें कायम रहेंगी यानी, और पॉलिटिकली भी कोई बड़ा फर्क नहीं आएगा। ठीक है, कानूनी तौर पे वो कायम रहेंगी। हमारे सामने हिंदुस्तान की मिसाल है, वहाँ पे इब्तिदा में तो इकट्ठे ही इलेक्शन होते थे तमाम स्टेट्स के और यूनियन के। जी। लेकिन उसके बाद रफ्ता रफ्ता कभी ये हुआ है कि किसी असेंबली ने प्रीमेच्योर अपने आप को डिसॉल्व कर लिया, तो होते होते अब वहाँ बड़े स्टैगर्ड इलेक्शन होते हैं। जी। तो अब वहाँ पे पूरा ही साल इलेक्शन का सिलसिला चलता रहता है। तो वहाँ पे कोई पाबंदी वहाँ पे भी नहीं थी और हमारे दस्तूर में भी इलेक्शन अलग-अलग कराने की पाबंदी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ एक और दिलचस्प चीज़ है जो सूरत-ए-हाल पैदा हो जाएगी, जो हिंदुस्तान पे एप्लीकेबल नहीं है। वो हमारे यहाँ एक मैंने ज़िक्र किया था कि केयर टेकर गवर्नमेंट्स का निज़ाम है। वो केयर टेकर गवर्नमेंट का निज़ाम का मतलब ये है कि कोई ऐसी हुकूमत मौजूद ना हो जो सियासी तौर पे इलेक्शन पे असरअंदाज हो सके। तो एक गैर सियासी न्यूट्रल केयर टेकर गवर्नमेंट आती है। तो अब जब इलेक्शन अगर फर्ज करें अभी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन हो जाते हैं और यहाँ पे 2 हुकूमतें कायम हो जाती हैं जो सियासी पार्टियों की होंगी, तो अब 6-7 महीने बाद 10 महीने बाद अगर इलेक्शन हो कौमी असम्बली के, वो ज़ाहिर है इन सूबों के अंदर भी होंगे। जी। उस वक्त ये जो सूबाई हुकूमतें होंगी, वो उनके अंदर पोटेंशियल तो होगा कि खुल के वो कौमी असम्बली के इंतखाबात पे असरअंदाज हों, लेकिन यहाँ पे केयर टेकर गवर्नमेंट्स नहीं होंगी। केयर टेकर गवर्नमेंट तो उस वक्त सिर्फ मरकज़ में होगी या 2 दूसरे सूबों में होंगी। तो ये 70% आबादी वाले जो इलाके हैं, वहाँ पे कोई केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं होगी और इलेक्शन के कमीशन के पास भी बहुत महदूद इख्तियारात होंगे जिनकी बुनियाद पे वो गवर्नमेंट को कह सके कि आप ये करें और ये ना करें। अच्छा, यानी असम्बली अगर ये टूटती है और नई हुकूमतें आती हैं तो ये इलेक्शन अगर बर वक्त होते हैं तो उन पर भी, ये आपने बड़ा दिलचस्प नुक्ता उठाया कि इससे भी एक कॉम्प्लेक्सिटी पैदा हो सकती है। अच्छा, ये बताइएगा कि इतने अरसे में, जितने अरसे में ये इलेक्शन फर्ज किया, आज असम्बली टूट जाती है, एक हफ्ते बाद 2 असम्बलियाँ टूट जाती हैं, तो क्या इलेक्शन में वो कौन से कवानीन होंगे जो इलेक्शन पे अप्लाई कर रहे होंगे? वही वाले जिसके तहत 2018 में इलेक्शन हुए थे, या इसमें कुछ कवानीन बदल जाएंगे या कुछ जवाबित बदल जाएंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज़वाबित बदलने की ज़रूरत पेश आएगी। ये ज़वाबित को बदलने की ज़रूरत तो नहीं आएगी, लेकिन कुछ जिस तरह मैंने अभी मिसाल दी है, इस तरह की कई कॉम्प्लिकेशंस उठेंगी और सवालात उठेंगे कि साहब ये कैसे अप्लाई होगा अब इन हालात में, क्योंकि हम तो इसके आदी नहीं हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में तो कभी ऐसे नहीं हुआ कि इंतखाबात स्टैगर्ड हों, इतने स्टैगर्ड हों। तो इसलिए वो जो मसाइल पैदा होंगे वो उसी वक्त उसका अदराक होगा जब एक्चुअली हम उस मरहले से गुजर रहे होंगे। लेकिन चंद एक बातें हैं जो हम फोर्सी कर सकते हैं, जिनमें से एक ये है जिसका मैंने अभी जिक्र किया आपके सामने। जी, और इतने अरसे में ये वाले वाटरमार्क वाले बैलेट पेपर्स आ जाएंगे? आपको लगता है पॉसिबल है ये इलेक्शन जो अभी कंटेम्पलेट किए जा रहे हैं, यानी ये कहते हैं कि अभी अगले 2-1 हफ्ते में असम्बलियां डिसॉल्व हो जाएंगी और इसका मतलब है कि 3 महीने के बाद उनके इलेक्शन होने होंगे, यानी मार्च से पहले पहले इलेक्शन हो जाएंगे। तो उस सूरत में तो मुझे नहीं लगता वाटर मार्क वाले बैलेट पेपर मुयस्सर आ सकेंगे, क्योंकि इतनी जल्दी पेपर को प्रोक्योर करना, खासतौर पर बाहर से करना, वो शायद मुमकिन ना हो। अगर इस पे इलेक्शन कमीशन ने पहले कोई ऑलरेडी प्रोसेस शुरू कर दिया हुआ है तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अभी अगर प्रोसेस शुरू करना है तो मुझे मुश्किल लगता है कि इन इलेक्शन में वो इस्तेमाल हो।